नमस्कार। कृषि विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में अन्न उत्पादन को बढ़ाने के कई नई नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं, पर ऐसा माना जाता है कि वे किसानों तक और खास तौर पर दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सरकार की एक योजना है कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो, ताकि कृषि के उन्नत तरीके और कृषि संबंधित जानकारी वहां के किसानों तक और वहां के बेरोजगार युवक युवतियों तक आसानी से पहुंच सके। इस समय देश में 261 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। हमने पंजाब में स्थित कपूरथला और पटियाला के कृषि विज्ञान केंद्रों का ब्यौरा किया और वहां हमने काफी जानकारी एकत्रित की। इस पर विस्तार से बता रहे हैं ICAR के ADG डॉक्टर हंसराज। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि 500 कृषि विज्ञान केंद्र खोलने हैं भारत में। अब तक कृषि अनुसंधान परिषद ने 261 KV के इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें पंजाब में 10 कृषि विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश किए हैं। आज जो हम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये कपूरथला का कृषि विज्ञान केंद्र है। इसमें 2 तरीके के बहुत स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं। एक तो सीड प्रोडक्शन का, और जो सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम है ये 3 फसलों का इन्होंने किया है। एक तो मकई का, एक कणक का और एक झोने का। हमारे हिंदुस्तान में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है बहुत लो है। ये हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेट हमारा ज़्यादा हो जाए। इसमें सभी की कृषि विज्ञान केंद्र को हमने योजना बनाई है कि ये वक्रों वक्रे जो क्रॉप्स हैं उनका सीड प्रोड्यूस करें, ताकि ये सीड प्रोड्यूस करके ज़िम्मेदारों को करें। आइडिया जो हमारा है कि साड़ी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। दूसरा काम जो ये कर रहे हैं वो युवकों के लिए कर रहे हैं। युवकों को ये हमारा मेन काम है कि लोग 10 या BA करने के बाद ये चाहते हैं नौकरी करने के लिए। ये हम कृषि विज्ञान केंद्र ने खास करके कपूरथला में जो हम कर रहे हैं, वक्रों वक्रे जो धंधे हैं उनके इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, खास करके पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग का। जो फिश फार्मिंग का जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सीड प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक इनका कर रहे हैं, ताकि जो ये करेंगे ताकि जो हमारे यूथ हैं वो नौकरी में ना भागें। इससे अलावा पोल्ट्री फार्मिंग है, इससे अलावा और जो किते हैं जिसका ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी तरह ही हमारी जो युवकी बहनें हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, जैसे टाई एंड डाई का है, जैसे वो कढ़ाई का, सिलाई का, मुरब्बा का, अचार का जो है, ताकि हमारा जो लड़कियां हैं वो भी ये काम करके अपना पैसे कमाएं। उसमें एक तो वो बिज़ी रहेंगी, दूसरा उनके कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी हो जाएंगे। ये काम भी हम करना चाहते हैं। और इसमें जो बैंकें हैं, बाकी जो हमारी ग्रामीण बैंक हैं खास करके, वो उनको नौजवानों को लोन देती हैं। लोन जब ये ट्रेनिंग को हमने टैग कर दिया है लोन के लिए, ये हम सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट देकर वो जो हमारी बैंक है उस सर्टिफिकेट को ये मानते हैं और सर्टिफिकेट के बेसिस पर उनको लोन देते हैं। लोन 25-30 हज़ार का तक दे देते हैं, और उसमें से जो हमारे युवक हैं वो धंधा शुरू कर सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत जो हमारे यूथ हैं उन्होंने ये धंधे शुरू कर दिए हैं गांव में। कृषि विज्ञान केंद्र पटियाला जो है ये दूसरे विषयों के साथ साथ गृह विज्ञान में, होम साइंस के विषय में भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है इलाके की लड़कियों को, फार्म वुमेन को दिया करता है।
जैसे गृह विज्ञान हमारा विषय है ख़ास तौर पर, इसलिए लड़कियों को कपड़े सिलने की और कपड़ों को सजाने संवारने की, जिससे पेंटिंग से या कढ़ाई करके ये सिखलाई दी जाती है। इसका जो वक्फा होता है या इसका जो पीरियड होता है वो 1 महीने से 2 महीने तक का होता है। उसके बिना फ्रूट प्रेजर्वेशन की, सब्जियों की, फलों की संभाल जो है, चटनी बनाकर, मुरब्बे बनाकर, अचार बनाकर, इस तरह से ये सिखलाई दी जाती है। डिटर्जेंट बनाने की जो सिखलाई है, और घर को सजाने के लिए जो सजावटी फूल हैं या और गमले पेंट करने की, इनका ये एक तो ये होता है कि घर को सजा सकती हैं, अच्छा घर जो है अच्छे तरीके से चला सकती हैं। कुकिंग की जो है ट्रेनिंग, ख़ास तौर पर गांव में न्यूट्रिशन की या पौष्टिक आहार जो है इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। ये हमारा ख़ास एक विषय होता है, जैसे कि सोयाबीन को, मूंगफली को, या ऐसे और पौष्टिक आहार जो सस्ते भी हैं और परिवार की सेहत को भी ठीक रखते हैं, उन विषयों पर भी सिखलाई दी जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि सारे जो हमारे ट्रेनीज़ होते हैं ये किसान परिवारों से जुड़े होते हैं, तो किसानी से जुड़े हुए, खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो धंधे हैं, मक्खी पालन का, मधुमक्खी पालन का धंधा है, मशरूम्स जो हैं, खुम्बों की खेती का जो धंधा है, इसके बिना खरगोश पालन जो है, इन विषयों पर भी बहुत सारी औरतें जो हैं इंटरेस्टेड होती हैं और उनको हम ग्रुप ऑर्गेनाइज करके ट्रेनिंग देते हैं। एक नया विषय जो इस लाइन में अब आ रहा है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, दोगले बीज उत्पादन का। पिछले दिनों हमने बैंगन की दोगले बीज उत्पादन की ट्रेनिंग में लड़कियों को ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था और बड़े शौक से उन्होंने किया, क्योंकि महाराष्ट्र में, गुजरात में लड़कियां जो हैं इस काम में बड़ी तादाद में जुड़ी हुई हैं। हमारा ये इस पे एम्फेसिस है कि क्यों पंजाब की लड़कियां ही क्यों पीछे हैं। दोगले बीज उत्पादन में अगर किसान काम कर रहे हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं, तो उनको भी हमने शामिल किया है। सिलाई क्योंकि एक ऐसा काम है जो घर के परिवार के कपड़ों को सिलने के लिए बहुत सारी आमदन खींच के बाहर ले जाता है, तो लड़कियों का ये इच्छा होती है, घर वालों की भी इच्छा होती है कि ये सिलाई जो है अच्छी तरीके से सीख लें। सीखने के बाद कुछ लड़कियां काम करती हैं और अपना धंधा जो है शुरू कर लेती हैं, और गांव के आसपास के लोग अच्छा बहुत काम करें तो बाहर से भी ऑर्डर्स आने लगते हैं सिलने के लिए। और अगर नहीं भी करती हैं तो एक इनडायरेक्ट इनकम जो है परिवार को होने लगती है, क्योंकि एक सूट का अगर 70 रुपये सिलने के लिए देते हैं, अगर वो खुद सिलने लगती है तो 70 रुपये की सेविंग हो गई। तो इस तरह से सिलाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कियों का इसीलिए भी होता है कि परिवार की खर्चे की सेविंग होती है और आमदन भी पैदा की जा सकती है। मेरा नाम रितु है, तो मैंने KVK पटियाला वालों 15 दिनों की सिखलाई प्राप्त की, तो उस तो बाद मैंने 1 महीने की सिखलाई फॉर्म के समान की प्राप्त की, जिस दे नाल मैं हुण पिंड विच अपना काम किया, मशीन लैके तो मैं अपने नाल दियां नूं सिखाउंदी भी हां। रासायनिक खाद का उत्पादन भी खूब बढ़ रहा है और उसका उपभोग भी। पर अधिकांश किसान फॉस्फेट और पोटैश के मुकाबले यूरिया का अधिक प्रयोग करते हैं, जिससे भूमि की उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जरूरत है कि रासायनिक खाद का संतुलित इस्तेमाल किया जाए। देश में फॉस्फेट के उत्पादन में अग्रणीय भूमिका है राजस्थान सरकार के प्रतिष्ठान राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की। ये प्रतिष्ठान न केवल रॉक फॉस्फेट का खनन करता है, बल्कि एक और खनिज जिप्सम का खनन भी करता है, जो कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी काम आता है। RSMML देश के उन गिने चुने प्रतिष्ठानों में से है जो एक ओर तो किसान के हितों के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी ओर लाभप्रद भी हैं। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड राज्य सरकार का एक अग्रणीय उपक्रम है। ये संस्थान उदयपुर के समीप झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट का खनन करता है। अपने 52 वर्ष के इतिहास में RSMM ने पिछले वित्तीय वर्ष 1998-99 में अब तक की श्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने अपने 52 वर्ष के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक उपलब्धियां अर्जित की है। इस वर्ष हमने सर्वाधिक कारोबार किया है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, लो सिलिका लाइमस्टोन और राजफॉस की बिक्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष हमने अब तक का सर्वाधिक लाभ भी अर्जित किया है। भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के साथ साथ
हमने अपने सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक दायित्वों का भी पूरा किया है। जिस धरती से हम बहुमूल्य खनिज प्राप्त करते हैं, उसके श्रृंगार हेतु वृक्षारोपण के लिए आरएसएम हमेशा जागरूक रहा है। झामरकोटड़ा खदान के आसपास के गांवों में पेयजल की व्यवस्था हमने किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी आसपास के गांवों के लिए, ग्रामीणों के लिए किया है। ग्रामीण बालक बालिकाओं के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी आरएसएम ने किया है। आरएसएमएम की रॉक फॉस्फेट खदान में 1998-99 के दौरान 148.9 लाख टन की रॉक हैंडलिंग की गई, जो एक रिकॉर्ड है। संस्थान के परिशोधन संयंत्र में भी 2.17 लाख टन उच्च श्रेणी का परिशोधित कॉन्स्टेंट उत्पादित किया गया। संस्थान के शोध एवं विकास विभाग फॉस्फेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को पिछले वर्ष भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध विभाग ने मान्यता प्रदान की है। आज के आर्थिक उदारीकरण के माहौल में आरएसएमएमएल ने अपनी प्रतियोगितात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया है। साथ ही देश के सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के उपक्रमों में अपना स्थान बना लिया है। स्कूल मुख्यतः आधारभूत ज्ञान ही प्रदान करते हैं, पर कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो इसके साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही स्कूल में ले चल रहे हैं जो कि दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सभी जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का महत्व थोड़े ही समय में कितना व्यापक हुआ है। देखते ही देखते प्रौढ़ शिक्षा जन जन में इस तरह से लोकप्रिय हुई कि साक्षरता के आंकड़े ही बदल गए। आज प्रौढ़ शिक्षा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय है। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इस तथ्य का प्रमाण है। प्रौढ़ शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में कई पाठशालाएं, विद्यालय और कई समाज सेवी संस्थाएं तत्परता से कार्यरत हैं। इन्हीं में से एक है रोहिणी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल, जहां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ 15 अगस्त 1992 को किया गया। किसी भी कार्यक्रम को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से करना उस कार्यक्रम की सफलता है। इसी वास्तविकता को देखते हुए प्रिंसिपल अपने साथी प्राध्यापकों के साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का ताना बाना स्वयं बुनती हैं। न सिर्फ इतना बल्कि समय समय पर गांव-गांव जाकर प्रौढ़ व्यक्तियों से प्राध्यापक संपर्क बनाए रहते हैं ताकि मालूम किया जा सके कि कार्यक्रम के परिणाम कितने प्रभावी हैं। इस स्कूल में नियमित शिक्षा के अतिरिक्त समीपवर्ती गांवों के प्रौढ़ लोगों को पूरी लगन और मेहनत से साक्षर किया जा रहा है। स्वामी दयानंद जी का सपना था प्रौढ़ शिक्षा का, और रोहिणी स्थित इस स्कूल ने इस सपने को वास्तविकता में बदलने का पूरा प्रयास किया है। उम्र के एक मुकाम पर पहुंचकर कुछ पढ़ना, कुछ नया सीखना, लिखना थोड़ा सा कठिन लगता है, परंतु ये स्कूल इस कठिनाई को आसानी में बदलने में निरंतर कार्यरत है, शिक्षा के नए नए कार्यक्रम अपनाकर, जैसे ईच वन टीच वन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी एक के द्वारा किसी एक को साक्षर बनाया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इस समय पूरे देश में अभियान के रूप में अग्रसर है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विद्यालय के छात्र भी प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मानो कह रहे हों, बड़ों ने हमें पढ़ाया, हम बड़ों को पढ़ाएंगे। छात्रों के इस योगदान के लिए स्कूल की तरफ से उन्हें विशेष तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। आसपास के गांवों से आई महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए पढ़ने लिखने के अलावा उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, व्रत त्योहार एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। न सिर्फ शिक्षा बल्कि इन महिलाओं को शिक्षा के अलावा सिलाई मशीन, कपड़ा, कॉपी किताब,
रबड़ यानी शिक्षा सामग्री निशुल्क प्रदान की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने एवं उन्हें लागू करने में स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती आशा कत्याल का विशेष योगदान है। वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से समय समय पर स्कूल में आए लोगों से बातचीत कर न सिर्फ स्थिति का आकलन करती हैं, अपितु तरह तरह से उन्हें प्रोत्साहित भी करती रहती हैं। उनकी इसी लगन, रुचि और शिक्षा स्तर के विकास एवं विद्यार्थियों के अच्छे परिणामों को देखते हुए इस वर्ष 15 सितंबर को दिल्ली प्रशासन द्वारा उनकी सेवाओं के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्कृति जीवन के हर पल से जुड़ी है। इसी वास्तविकता को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम अक्सर आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चों को संगीत एवं अन्य गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जा सके। अपने स्वास्थ्य खंड में हम आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, और साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ हो ही जाती हैं, जैसे कि आंखों का रोग मोतियाबिंद या फिर पेशाब की बीमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन। आज हमें प्रोस्टेट ग्लैंड पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर बिंदु अमिताभ। ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं। दूसरे जैसे एक और पाठ्यक्रम जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक जैसे पंचायत में बहुत से लोग आते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बहुत से लोग पहली बार आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, करोड़ों रुपए की योजनाएं गांव के उत्थान के लिए चलाई जाती हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि किस तरह से उसका लाभ उठाया जाए, किन किन योजनाओं में किस तरह से कौन कौन से संसाधन उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम चलाया गया है जिससे कि उनकी ट्रेनिंग हो सके, उनका प्रशिक्षण हो सके, उनको अपने कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा जागरूक किया जा सके। महिलाओं के विकास के लिए एक पाठ्यक्रम चलाया गया है, बच्चों की देखरेख के लिए पाठ्यक्रम चलाया गया है। इस तरह से बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो कि विशेष गाँव के में जो लोग रहते हैं उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं। मेरी ये मान्यता है कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, और ख़ास तरीके से जो लोग गांव में हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वहाँ चूँकि शिक्षा के साधनों की कमी है, इसलिए थोड़ा सा और उनके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमें तो इन परिस्थितियों में रहते हुए आगे बढ़ना, वो ज़रा सा एक और भी कमाल की बात है। तो जो भी पाठ्यक्रम हमारे हैं, यूँ तो जैसे कंप्यूटर का मिसाल के तौर पे ले लीजिए, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि कंप्यूटर सिर्फ शहर वालों के लिए और गांव वाले कंप्यूटर नहीं सीखें। अगर ये ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है तो हमें गांव वालों को भी कंप्यूटर सीखना होगा। अक्सर एक शिकायत सुनने में आती थी कि लोगों को स्टडी मटेरियल जो है सेल्फ लर्निंग के लिए वो नहीं मिल पाता था। अब क्या हालत है? ऐसा है कि उसमें सुधार तो हुआ है। इस पहली बार एक कार्यदल का गठन करके हमने जो तमाम जो उसमें स्टेप्स होते थे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने में, जो पैरेलल एक्टिविटीज़ होती थी, उनको सब एक साथ हमने देखना शुरू किया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और गर्व भी है कि बग़ैर किसी एडिशनल रिसोर्स के जो लोग यहाँ काम करते हैं वही लोग काम कर रहे हैं। उसमें एक भी आदमी का बल्कि कुछ लोग जो कुछ ज़्यादा थे उनको बल्कि कम भी किया गया है। उसके बावजूद भी हम पहली बार 13 साल में विद्यार्थियों को केवल समय पर नहीं बल्कि समय से कुछ पहले ही जो पाठ्य सामग्री है उसको पहुंचाने में सफल रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये हमारे अपने जो साथी हैं विश्वविद्यालय में, हमारे प्राध्यापक हैं या जो और अन्य अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनका सहयोग है। और उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं सकता। हमने और कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ कार्यदल का गठन किया है, उसकी मॉनिटरिंग की है रेगुलर बेसिस पे, और यही सफलता के कारण है कि लोगों ने मिलजुल करके एक टीम अप्रोच में काम किया है। हाल ही में आपको एक कॉमनवेल्थ काउंसिल की तरफ से पुरस्कार दिया गया, क्या इससे पहले भी इग्नू को अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया है? ऐसा ही उसमें हमें एक पुरस्कार नहीं कई पुरस्कार मिले हैं।
एक पुरस्कार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ये जो अभी पाठ्यक्रम जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, पंचायती राज जो प्रोग्राम है, वो एक प्रोजेक्ट है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो ग्रामीण विकास का मंत्रालय है यहाँ केंद्रीय सरकार का, उसके द्वारा वो स्पॉन्सर्ड है। उस कार्यक्रम में बहुत से लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरह से गांव के जो सुधार के कार्यक्रम हैं, जो तमाम योजनाएं हैं, उसको और सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं, जनता को उससे कैसे लाभ मिल सकता है, इसके बारे में हमने जो मटेरियल तैयार किया था, उसमें प्रिंटेड मटेरियल था, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ये सारा ये हमने कॉमनवेल्थ में, जिसमें करीब 54 देश हैं, उस स्तर पर ये पुरस्कार हमें मिला है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में अधिकांश रोगों का मूल कारण है दूषित जल का सेवन। दूषित जल से वैसे तो कई जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा गंभीर है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। पीलिया रोग के कारणों और इसके निदान पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर RS हजूरिया। जॉन्डिस यानी पीलिया ये कई बीमारियों का एक लक्षण है। इसका मतलब है कि शरीर की त्वचा पे, आंखों में पीलेपन का आना, उसको हम पीलिया कहते हैं। और इसमें कई कारण होते हैं। मुख्यतः जिगर की बीमारी होती है, जिगर में सोजन आ जाती है, या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे ये पिगमेंट, पीलिया यानी कि बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है ब्लड में, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है और इसी के कारण शरीर में पीलापन आता है। तो यानी कि 3 तरीक़ों से पीलिया हो सकता है। कुछ बीमारियाँ ऐसे जो जिगर के पहले से हों, जैसे कि ये पिगमेंट ज़्यादा बने, खून की ज़्यादातर हिमोलिसिस डिस्ट्रॉय होने से ये पिगमेंट ज़्यादा बनता है। हिमोलिटिक डिजीज़ होती हैं कई, और कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि बच्चों में या बड़ों में भी, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स लिवर में डेफिशिएंट होते हैं, और जो बिलीरुबिन बनता है वो लिवर में जाके ठीक तरह कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, इस करके उसकी मात्रा जो खून में बढ़ जाती है। दूसरी बीमारियाँ जो आम तौर पे हम जिसको हम आम तौर पे पीलिया कहते हैं, यानी हेपेटाइटिस कहते हैं, वायरल हेपेटाइटिस, उसमें जिगर में सोजन आ जाती है। बिलीरुबिन जो होता है वो ठीक कॉन्जुगेशन भी होता है, लेकिन जिगर में सोजन करके ठीक उसका निकास नहीं होता और उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आम तौर पे जब हम पीलिया कहते हैं तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस कई तरह का हो सकता है, कई A, B, C, D, E, F, अब तो G तक पहुंच गए हैं। शुरू में तो हमें A और B का ही पता था। सो इस तरह से ये मुख्य कारण है जॉन्डिस के। इसके मुख्य लक्षण हैं, शुरू में 5-7 दिन जब तक पीलिया निकलता है, उससे हफ्ता 10 दिन पहले तक मरीज़ की भूख लगनी कम हो जाती है। चर्बी वाली खुराक से, तली हुई चीज़ों से दिल उब जाता है। जिनको बहुत पूड़ी चने पसंद हैं, तली चीज़ें पसंद है, वो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको बिल्कुल सिगरेट से नफ़रत हो जाती है। और हल्का हल्का बुखार हो सकता है, पेट में दर्द, खास करके लिवर की साइड पे, राइट साइड में, पेट के ऊपर हिस्से में पेट में दर्द हो सकती है। उल्टी आती नहीं है लेकिन आ भी सकती है, लेकिन आमतौर पे दिल कच्चा होता है। खाने को देखते ही दिल में उल्टी का संभावना होती है। पेट में कब्जी हो सकती है या दस्त लग सकते हैं। और बुखार, आमतौर पे बुखार बहुत तेज़ नहीं होता, लेकिन जब बुखार ठीक होता है तो उस टाइम पीलिया उभर आता है। तो सबसे पहले जो लक्षण है, भूख का कम होना, दिल का कच्चा होना, पेट में दर्द, शरीर में बहुत थकावट, और फिर आमतौर पे कई बार घर में बताते हैं या कोई दोस्त बताते हैं, भाई तेरी तो आंखें बहुत पीली हो रही हैं, आपका तो हाथ पीले हो रहे हैं। आमतौर पे सबसे पहले इसके लक्षण जो होते हैं, आंखों की जो सफ़ेद हिस्सा है पुतली का, वहाँ से पता लगता है कि भाई पीलिया हो रहा है। और एक और लक्षण मैं आपको बताऊं कि पेशाब जो है बहुत गाढ़े रंग का, जैसे सरसों का तेल होता है, लगातार गाढ़ा और पीला रंग का पेशाब होता है। इलाज तो ज़्यादा नहीं है, बेसिक इलाज है कि मरीज़ को मुकम्मल आराम दीजिए, उसकी खुराक का ख्याल रखिए। खुराक में तली हुई चीज़ें, चर्बी वाली चीज़ें ये नहीं देनी चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट दीजिए। फल के रस हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट जूसेस हैं, और दही वगैरह ये सब ले सकते हैं, लेकिन चर्बी वाली और तली चीज़ नहीं लेनी। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए तो बहुत बिल्कुल, शराब और सिगरेट तो कम से कम 1 साल, हमेशा के लिए वैसे मना है, पर लेकिन कम से कम 1 या 2 साल पीलिया होने के बाद नहीं लेना चाहिए। और इसमें बाकी तो विटामिन हैं, विटामिन C है, B कॉम्प्लेक्स हैं, और कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं होती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि मुकम्मल आराम, मरीज़ को अच्छी खुराक दीजिए उनको। यदि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हों और कुछ भी रिटेन नहीं हो रहा है शरीर में, तो उस हालत में मरीज़ को हॉस्पिटल एडमिट करके ग्लूकोज और बाकी खुराक देनी चाहिए। और जो
ज़रूरी चीज़ है कि जो मरीज़ के आसपास घर में लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई, ये मरीज़ के मल मूत्र द्वारा फैलती है। तो इसका मतलब है कि मरीज़ का जो टॉयलेट है उसको अच्छी तरह ठिकाने लगाना चाहिए। टॉयलेट अगर फ्लश है घर में तो उसको अच्छी तरह फ्लश करके उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन कर दें। अगर गांव में है किसी तो जो लेटरिन है उसको अच्छी तरह ढक के उसमें चूना डाल के उसको ढक दीजिए। और मरीज़ के जो कपड़े हैं थोड़े दिन के लिए उसको गर्म पानी में धोएं और धूप में रखें। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।